सीज़ फायर हुआ, जंग ख़त्म हुई और दोनों जो फ़रीक़ैन थे उनको अपना अपना बयानिया भी मिला। उसी बयानिए का में अपनी फ़तह का ऐलान किया ईरान ने और अमेरिका को ये पसंद ना आया। तो डॉक्टर साहब, कितना पायदार सीज़ फायर आपको ये लग रहा है? और लेकिन धमकियां भी दोनों तरफ से जारी हैं कि जाहिरियत हुई तो हम जवाब देंगे, फिर से मिसाइल दागेंगे। तो ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो है सीज़ फायर का इशू और दूसरा है रिलेशनशिप का इशू। जो रिलेशनशिप का इशू है वो तो ईरान और अमेरिका का कंफर्टेबल कभी था ही नहीं। जब से ये इनकलाब आया है फरवरी 79 में, उस वक्त से अब तक जो है ये ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। और 2015 में जो मायदा हुआ था इसका ईरान का न्यूक्लियर पे, उसको ट्रंप ने आके फारिग किया था। और अब ट्रंप बात कर रहा है नए मायदे की, तो वो कोई इतनी आसानी से जो है वो नहीं होगा। क्योंकि ईरान जिस तरह अमेरिका में ज़िद है, ईरानी लीडरशिप में भी ज़िद का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अमेरिका जो पाबंदियां हटाने की बात कर रहा था, वाकई इस पर संजीदगी नहीं, से कोई काम पाबंदी हो रहा कैसे था? हटाएगा वो? पाबंदी इसलिए नहीं हटाएगा कि वो तो उसका स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करना है। और ईरान वाले एक तरफ कहते हैं कि हम वेपन नहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ न्यूक्लियर वो जो यूरेनियम है उसको एनरिच करते चले जाते हैं। अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए आपको एनरिच करना है, वो 3 से 7% तक काफ़ी है। चलिए 10 या 20%। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो फिर इसका मतलब आपकी नीयत पे शक पड़ेगा और वो जस्टिफाइड शक होता है, और फिर ये मामला शुरू हो सकता है, फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए अमेरिका और उसके दरमियान मसाइल रहेंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान। और न्यूक्लियर पे कोई इतनी आसानी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे। इतना आसान काम नहीं होता। ईरान पे हमला करना अमेरिका के लिए भी अच्छे खासे हेडेक है, क्योंकि इसमें जो एस्केलेशन में अगर ये रीजनल वॉर बन जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अमेरिका के अपने मुफादात जो है हर्ट होते हैं। अमेरिका के मुफादात इसमें हैं कि जो मामला है वो ईरान तक महदूद रहे, ईरान दबाव के अंदर रहे। लेकिन अगर ये जंग, लेकिन आपको ईरान दबाव में लग रहा है क्योंकि IAEA से ताउन मुअत्तल करने के लिए नहीं, उसकी देखिए ना, उसके उन्होंने एक बेसिस लिया, ताउन मुअत्तल करने का ऑप्शन खुला भी रखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल वो फैसला कर सकती है उनका। देखिए, उनको जो एतराज़ है वो ये है कि एक जो चीज़ जो हमने प्रोग्राम में भी किसी ने जिक्र नहीं किया और मीडिया में भी इतना कुछ जिक्र नहीं आता, कि देखें जो यहाँ अब नज़र आता है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स ने, इजराइल और अमेरिका ने, एक नॉन न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया। एग्जैक्टली, जो कि एक आइंदा के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। यानी आप दूसरों के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है इस किस्म के हमले में, कि अगर फसाइल मटेरियल फैल जाए, निकल जाए कंट्रोल से, तो उससे फिर इंसानी हेल्थ के और एनवायरनमेंट के मसले पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ ईरान में हमला हुआ, लेकिन फसाइल मटेरियल लीक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस जगह से उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट कर दिया था। बिल्कुल, इसी पर एक नई बहस छिड़ गई थी ना, और ख़ुद अमरीकी मीडिया भी इस पर सवालात उठा रहा है। लेकिन जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो ये बात मानने से इनकारी है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में गंडापुर साहब की हुकूमत को ख़तरा किससे है? अपोजिशन संजीदा है वहाँ पे कोई रिजीम चेंज करने में? देखिए, फ़िलहाल तो नंबर गेम में तो एडवांटेज PTI का कायम रहेगा। बाकी रहा कि आप मेंबरों को डिफेक्ट करवा देंगे, खींच लेंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, तो वो तो अलग बात है। वो तो डिपेंड करता है ना, सिचुएशन किधर डेवलप होती है। दूसरा ये है कि PTI के अंदर अपने अंदरूनी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, जो कि गंडापुर चला भी जाएगा, ख़त्म नहीं होंगे। तो इन मुश्किलात और मसाइल का फ़ायदा गवर्नमेंट उठा सकती है? उठा ले। देखिए ना, गवर्नमेंट को जो है इसमें कोई इतना ज़्यादा, गवर्नर साहब ने तो ऑलरेडी क्या इस्तीफ़ा मांग लिया कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुकलसमात वाले इशू पर। तो अब ये वो गवर्नर साहब और जो है ना, गवर्नर भी तो अब सियासी गेम खेलने लग गए हैं। 3 गवर्नर, पाकिस्तान के 3 गवर्नर अपनी पार्टी की खिदमत में लगे रहते हैं, जो कि गवर्नर के ओहदे का नीचे गिराना है। गवर्नर का ओहदा हमेशा, गवर्नर का ओहदा होता है कि आप एक एल्डर स्टेट्समैन को गवर्नर बनाते हैं। अगर चौथा नहीं कर रहा तो उसके नाम का भी किसी को नहीं चौथा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा यही गवर्नर का रोल है।
उसके नाम का ही नहीं देखिए पता। पार्लिमानी निज़ाम में जो पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, गवर्नर का रोल वही है जो बलूचिस्तान का गवर्नर कर रहा है, खामोशी से आज कर रहा है, और हर चीज़ को चीफ मिनिस्टर लीड कर रहा होता है। गवर्नर राज के कितने इम्कानात आपको दिखाई गवर्नर राज से उनका गवर्नर राज के फिलहाल हमें कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है असल में, चूँकि पीटीआई के अंदर खलफशार है तो उसकी वजह से ये भी एक प्रेशर, अपोजिशन ये भी एक प्रेशर डालने का तरीका होता है कि गवर्नर राज हम यहाँ लगा देंगे। गवर्नर राज जो है उससे हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत से मुराद फेडरल हुकूमत को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी मज़ीद बदनामी होगी। अच्छा, कि एक जगह अगर वहाँ उनका सूबा है तो उस हुकूमत को वहाँ से भी निकाल दो। तो आप इस तरह कहाँ से निकालेंगे अपोजिशन को? तो क्या इस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमतें मजबूत हुई हैं कि आप अपोजिशन की स्पेस ख़त्म कर दें और हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहें? देखें, ताकत जो होती है ना, ये अपने आप के उसमें भी एक डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी भी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा पावर हो जाए ना, एरोगेंस ऑफ पावर जब आप में आ जाए ना कि हमें कोई नहीं हटा सकता, तो तब भी हुकूमतें हट जाती हैं। अच्छा, आप लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को पढ़ के देखें, आप मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पढ़ के देखें, अल्टीमेटली जो ये होता है ना कि हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को जब आप कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन द लॉन्ग रन आप कमज़ोर होते हैं। जब तक इन सिस्टम उसी वक्त कामयाब होता है जब आप एक तवाज़न कायम रखें, एक बैलेंस कायम रखें और अपोजिशन को गेम से बाहर ना निकालें, क्योंकि अगर आप अपोजिशन को गेम से बाहर निकालेंगे तो आप सिस्टम को इनसिक्योर कर देंगे। ठीक है। अपोजिशन का फिर स्टेक क्या है? देखिए ना, अगर आप अपोजिशन को निकाल देते स्पेशली ऐसे मौके पर जब हम एक दहशतगर्दी के नासूर से भुगत रहे हैं, अभी भी जो वाक़या पेश आया 13 जवान हमारे वो शहीद हम हुए हैं उनको डील कर देते इतना हैं। सेंसिटिव सूबा है, वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली के आसार। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में स्पीकर की कार्रवाई दुरुस्त है? और अपोजिशन कह रही है कि स्पीकर तो रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं रखते। देखिए, पाकिस्तान में एक अफसोसनाक रवायत 1988 से हमें चलती हुई नज़र आती है कि जो पार्टी अपोजिशन में होती है, और हर पार्टी अपोजिशन में रही है, वो हंगामा करती है, और वक्त के साथ उनका हंगामा करने का तजर्बा चूँकि बढ़ गया है, लिहाजा हमें शिद्दत में इजाफा में नज़र आता है। दूसरा ये है कि एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें भी बढ़ गई हैं, उससे भी शिद्दत में जो है हमें जो है वो इजाफा नज़र आता है। और हमने देखा है कि पहले 2 मौके ऐसे हुआ करते थे कि हंगामा होता था, एक बजट, दूसरा प्रेसिडेंट की तकरीर जी। अच्छा, अब इमरान खान के दौर से हमने देखा है कि जब नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर अपनी पहली तकरीर करता है उसमें भी हंगामा होता है। ऐसे ही इमरान के ज़माने में इमरान के ख़िलाफ़ हुआ, फिर जब शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए तो इनके खिलाफ पीटीआई वालों ने काफ़ी, ये रिवायत बनती जा रही है। तो ये एक तो बदकिस्मती है और अफसोसनाक है, और इस चीज़ को, लेकिन ये तीनों पार्टियों ने जुर्म किए हुए हैं, पीपल पार्टी, पीएमएल, पीटीआई, यानी ये नहीं है कि सिर्फ आप इस पर लिमिट करें, सब ने अपना अपना मनफी किरदार अदा किया हुआ है। नॉन पार्लियामेंट्री बिहेवियर सब पार्टियों ने वक्तन फ़वक्तन डेमोन्स्ट्रेट किया, कभी ज़्यादा कभी कम। जहाँ तक इस सिचुएशन में मेरे नज़दीक स्पीकर साहब ने ओवर रिएक्ट किया है। अच्छा, और सस्पेंशन तो होती है, सस्पेंशन स्पीकर का राइट है, सस्पेंशन पहले भी होती रही है, अब भी होती है, सस्पेंशन को ख़त्म भी कर दिया जाता है, आमतौर पे ख़त्म कर दिया जाता है 2-4 दिन के बाद जो है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन मेंबर और जो फाइन हुआ है उसको वो कह रहे हैं हम अदालत में चैलेंज कर। जहाँ तक फाइन का ताल्लुक है, ये पहली दफ़ा हुआ है और हमें नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन किस प्रोविजन के तहत वो फाइन कर। देखिए, इससे पहले भी माइक्रोफोन टूटे हैं असेंबलियों के अंदर, इससे पहले भी कुर्सियाँ फेंकी गई हैं असेंबली के अंदर। पाकिस्तान की हिस्टोरिकल रवायत में, मैं वो सितंबर 58 की बात नहीं कर रहा जिसमें डिप्टी स्पीकर ज़ख्मी हुआ और बाद में फौत हुआ, ईस्ट पाकिस्तान असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ था। तो बात यह है कि जो फाइन करना है इसको देखना पड़ेगा कि लीगल बेसिस क्या है, और रेफरेंस भेजने का मुझे नहीं मालूम कि इस मामले पे रेफरेंस जो है ना, जो रेफरेंस भेजा जाता है उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हंगामा करने पे, शोर मचाने पे जो है आप डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेज सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें तो ये दोनों चीज़ें, फ़ाइन और रेफरेंस जो है, ये कोर्ट में चैलेंज होगा।
ٹھیک تو لہٰذا ایک اور جھگڑا پیدا ہوگا. تو پہلے میرا خیال جھگڑے یہ ہے کم ختم کہ نہیں ہوئے. سب کرسیاں آج کل بند ہی ہوتی ہیں انہوں نے اسی لیے کہ چلے نا. نہیں دیکھیں کرسیاں کے علاوہ مائک تو چل سکتے ہیں آپ کے یہاں مائکرو فون وغیرہ کاپیز استعمال ہونا, ماری گئی ہیں ایک یہ جو کاپی بھی پرانی منٹس ماری ہوتے جا رہی ہیں ہیں. اور بجٹ ڈاکومنٹس بڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہ چلتے رہے ہیں ہمارے ہاں. تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر نے اوور ریئیکٹ کیا ہے. اچھا ہاں سسپینڈ وہ کر سکتا ہے, سسپینشن کی پاور اسپیکر کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی دونوں سسپینڈ چیزیں کر جو دیا ہیں 26 وہ غلط اراکین ہیں. کو 15 اجلاسوں کے لیے. اس یہ پر اب 15 پی ٹی آئی اجلاس کی کی ذرا میں وضاحت کر دوں, 15 سٹنگز کے لیے وہ غلط ہے. 15 اجلاس سٹنگ کے سٹنگز ہوتی ہیں. سٹنگز کے لیے. ٹھیک ہے, تو